वियतनाम की राजधानी हनोई से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा शहर है जिसे सापा कहा जाता है। ये एक्चुअली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका है जिसकी आबादी सिर्फ 10,000 है। मगर पता है, यहाँ पर हर साल करीब 2 लाख टूरिस्ट आते हैं। इस छोटे से शहर में इतना ज्यादा लोगों को समाने की क्षमता है, यानी कि दिल बहुत बड़ा है, जगह भले ही कम हो। सापा नॉर्दर्न वियतनाम की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। वजह बहुत सारी है। यहाँ पर हाइकिंग होती है, ट्रैकिंग होती है। यहाँ पे आसपास एक्चुअली बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर आप ट्रैकिंग और हाइकिंग करते हैं अगर आप चाहें तो। अब मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं 12, 13 या 14 किलोमीटर पैदल चलने की हिम्मत रखती हूँ, बट अगर आपके अंदर वो जान है, दम है, तो डेफिनेटली आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। सापा में बहुत सारी अलग अलग एथनिसिटीज़ के लोग रहते हैं और वैसे वियतनाम में बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटीज़ हैं जिनकी तादाद अब इतनी कम हो चुकी है कि 300 या 400 लोग ही अब इन कम्युनिटीज़ के बचे हैं। तो सापा के आसपास के जो गांव हैं वहाँ पर ये लोग रहते हैं और सापा में आकर अपने हाथ की बनी कुछ चीज़ें बेचते हैं, अपनी कम्युनिटी से जुड़ी कुछ ऑथेंटिक चीज़ें भी बेचते हैं जिन्हें आप चाहें तो ख़रीद सकते हैं। इन लोगों से बातचीत कर सकते हैं। अगर किसी तरह से कम्युनिकेट अगर आप कर पाए, वैसे गूगल ट्रांसलेट का ज़माना है, आप अपनी बातों को ट्रांसलेट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू और इनके साथ राब्ता बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप जानते ही होंगे कि यहाँ पर डोंग चलता है करेंसी के रूप में, मगर 1 रुपये यानी हमारा इंडिया का 1 रुपये यहाँ का 325 डोंग होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर रुपए लेकर आएंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। यहाँ पर महंगाई भी उसी हिसाब से है। मतलब अगर आप चाय पीने या कॉफ़ी पीने जाएंगे तो आपका बिल 20,000 डोंग तक हो सकता है। एक ज़माने में वियतनाम फ्रेंच कॉलोनी थी। ऐसे में यहाँ के आर्किटेक्चर पर फ्रांस की छाप दिखना लाजमी है। ये है सापा का स्टोन चर्च और इसे स्टोन चर्च इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पत्थरों से बना है। वैसे इसका एक और नाम है आर लेडी ऑफ रोजरी। ये बना था 1902 में और इसे फ्रेंच लोगों ने ही बनवाया था। सापा लाओ काय प्रोविंस का हिस्सा है और इस प्रोविंस की खास बात यह है कि ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक पहाड़ी है जो इंडो चाइना पेनिनसुला की सबसे ऊंची पहाड़ी है। इसे फैंसी पैन कहा जाता है, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। इसकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज़्यादा है। फिलहाल हम वहीं जाने वाले हैं केबल कार के ज़रिए। मुझे लग रहा था कि फैंसीपेन माउंटेन जाने के लिए आपको सीधा केबल कार मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। आपको पहले ये मोनो रेल मिलेगी और इसके ज़रिए आपको जाना पड़ेगा एक रास्ते से होते हुए, उसके बाद केबल कार का नंबर आएगा। और ये रास्ता मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। साथ साथ आइए, पता चल जाएगा।
ऑब्वियसली फैंसिपन माउंटेन नहीं है। जब आप उस तरफ जाते हैं तो रास्ते में मोंग हुआ वैली आती है और इस जगह को आप ये समझ सकते हैं कि नेचुरल ब्यूटी और इंसान के हाथ की बनाई ब्यूटी का ये मिश्रण है। आप देख सकते हैं लोगों ने कोशिश की है जगह में अब 4 चांद लगाने की, 5 दिल लगाने की, मगर यहाँ ऑलरेडी इतने सारे फूल हैं, मुझे लगता नहीं है इन दिलों की ज़रूरत थी। अब अगर आप इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे हैं तो ये हो सकता है ना कि दिमाग में आए कि हम सेफ़ हैं भी कि नहीं है। तो शायद हमारी सेफ्टी के लिए, तसल्ली के लिए यहाँ पे ये पेस्ट किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक ऑस्ट्रियन मैन्युफैक्चरर है, उसने बनाया है ये केबल कार और वो बहुत ज़्यादा भरोसेमंद है और बहुत काबिल है। तो इस बात की गारंटी है कि चाहे बारिश हो, तूफान हो, बिजली कड़के या पावर कट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लोग अंदर होंगे वो सेफ़ रहेंगे और जो रोप्स हैं वो मजबूती से अपनी जगह टिकी रहेंगी और केबल कार जो है उसको कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अब लिखा है तो सच ही होगा। ये पूरी मोंग हुआ वैली है। यहाँ पर ये चावल की खेती, मतलब धान की खेती होती है और सीढ़ी नुमा खेती आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि पहाड़ी इलाकों में इस तरह से लेवल में होती है खेती, तो वही नज़र आ रही है। मैं पहली बार देख रही हूँ इस तरह से। ये वैली जो है मोंग हुआ, ये सापा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। तो बेसिकली लोग यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं और यहाँ पे आसपास बहुत सारे गांव हैं। एक गांव है जिसका नाम है कैट विलेज। मैं जा नहीं पाई, मेरे पास टाइम नहीं था। अब आप अगर कभी आए तो आप ज़रूर जाइएगा कैट विलेज और मुझे बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी जगह वो। ऐसा लग रहा है जन्नत में जा रही हूँ, स्वर्ग की सीढ़ियों से। इस टाइप की फीलिंग आ रही है। मतलब मुझे पता तो है नहीं कि स्वर्ग की सीढ़ियों पे कैसा लगता होगा। कुछ ऐसा ही लगता होगा। बादल देखो, ओह माय गॉड, अनरियल है ये, बिल्कुल अनरियल है। हम इतनी दूर जा रहे हैं, अभी जो सबसे ऊपर ये जो लाइनें दिख रही हैं, उन लाइनों के भी उधर ऊपर एक पहाड़ी है जो कैमरे में नहीं दिख रही है। हम उधर जा रहे हैं, मतलब मैं उधर जा रही हूँ और आप मेरे साथ जा रहे हैं उधर।
अभी हम फैंसीमन माउंटेन की पीक पर पहुंच रही हैं। हालांकि सफ़र को शुरू किए हुए कई घंटे बीत चुके हैं। एक मोनोरेल के थ्रू मैंने ट्रैवल किया, उसके बाद केबल कार के ज़रिए ट्रैवल किया, बट अभी एक और मोनोरेल लेना बाकी है जो इस मंदिर के बाद आएगी। ये बौद्ध मंदिर है जो रास्ते में पड़ता है माउंटेन जाने से पहले, मतलब माउंटेन पे तो हम हैं, पीक पर पहुँचने से पहले। ये मोनोरेल वाला स्टेशन है जिससे ट्रेन मिलती है और आप ऊपर जाते हैं, मतलब पहाड़ी के ऊपर जाते हैं पीक पर। और इतने ज़्यादा बादल है ना कि ठीक से नज़र नहीं आ रहे, मगर मैं बता रही हूँ वही है स्टेशन। ध्यान से देखेंगे तो आपको नाम भी लिखा हुआ दिख जाएगा और ट्रेन भी खड़ी है लाल रंग की। लंबी जद्दोजहद के बाद हम फाइनली फैंसीमन माउंटेन की पीक पर पहुंच चुके हैं। मुझ जैसे लोग तो पहले रेल लेते हैं, फिर केबल कार के ज़रिए यहाँ पर आने की कोशिश करते हैं, फिर दोबारा रेल लेते हैं एंड देन यहाँ आकर पहुँचते हैं। लेकिन जो जाबाज़ किस्म के लोग होते हैं, जिन्हें बहुत ताकत होती है और जो विल पावर के बहुत मजबूत होते हैं, वो यहाँ ट्रैक करके आते हैं और उन्हें 3 दिन लगते हैं यहाँ पहुँचने में। बल्कि एक ज़माने में इस पूरे ट्रैक को कंप्लीट करने में 6 दिन लगते थे, मगर अब रास्ता धीरे धीरे ईजी होता जा रहा है, तो 3 दिन लगते हैं इस ट्रैक को पूरा करने में। और जो लोग ज़्यादा एथलेटिक भी होते हैं, जिनमें और ज़्यादा जान होती है, ताकत होती है और भी ज़्यादा विल पावर होती है, वो इस ट्रैक को 1 दिन में ही पूरा कर लेते हैं, बेशक गाइड की मदद से। अब मेरे पास कोई गाइड तो था नहीं, लेकिन मैंने टिकट्स का इस्तेमाल किया और रेल, केबल कार और फिर रेल लेकर मैं यहाँ तक आ गई हूँ। मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए आए हैं, मगर इतनी देर में इतनी ठंड लग रही है और हाथ कांप रहे हैं, दांत बज रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने ये पूरा कंस्ट्रक्शन किया है, जो यहाँ पे जो मज़दूर काम कर रहे थे, तो उन्होंने तो सालों लगाए होंगे ना इसको बनाने में। और एक एक दिन वो आके काम करते होंगे, एक एक स्टेप आकर काम करते होंगे, और धीरे धीरे वो इतनी ऊंचाई पर आए होंगे काम करने के लिए। तो उनको कितनी ठंड लगती होगी, वो कैसे काम करते होंगे और इतनी परफेक्ट तरीके से कैसे सब कुछ उन्होंने बनाया होगा। उनके भी तो हाथ कांपते होंगे। तो जय जवान, जय किसान, जय मजदूर। कभी भुट्टे से बना क्रिसमस ट्री देखा है? वियतनाम आएंगे तो दिखेगा। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है ये केबल कार की, ये जो कंपनी है और ये जो बेसिकली जो केबल कार है उसका टू कैटेगरीज में नाम है, 2 रिकॉर्ड्स के नाम पे। एक तो ये कि सबसे 3 रोप के हिसाब से आपको दिख रही होंगी, ये 3 रोप्स हैं, तो 3 रोप्स में सबसे ज्यादा लंबान कवर करता है ये, ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर। और ऊंचाई एलिवेशन के मामले में भी ये फर्स्ट नंबर पे है 3 रोप के केबल कार में। और एलिवेशन है इसका ऑलमोस्ट आई थिंक 4000 मीटर। मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा जो एग्जैक्ट नंबर है ना, आपको स्क्रीन पे नीचे दिख जाएगा। ये ड्रैगन बादल है, व्हाइट कलर का ड्रैगन बादल है जो हमारी तरफ आ रहा है, जो हमें खा जाएगा। अभी थोड़ी देर में हमको खाने वाला है।
कौन रहता होगा यहाँ पे इतनी दूर इतनी ऊपर, यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं है, एक सीढ़ी रखी हुई है। घर था। तो जंगल के बीच में लोग कैसे रहते हैं? बहुत बहादुर किस्म के लोग होंगे जो वहाँ रहते होंगे, बहादुर लोग। हो Can't believe this is happening for real. मुझे सच में कुछ नहीं दिख रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। And I'm not scared at all. इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहादुर हूँ। ये ऑस्ट्रियन कंपनी ने बनाया है, अच्छी है मशीन, मुझे पता है, उस पर लिखा है। Zaman tahu dah, bukan pelika sama, sebagai tujuan buat pembicaraan.